एनआईए कोर्ट में हुआ है आतंक के खजांची का हिसाब। कोर्ट ने उसके लिए मुकर्रर की है उम्र कैद की सजा। यासीन मलिक को उम्र कैद। 121 देश के खिलाफ जंग छेड़ना, उसमें उम्र कैद। जांच एजेंसी एनआईए थी, उसने तो मौत की सजा की तक मांग की थी। ये कहा था कि मौत की सजा मिलनी चाहिए। पूरी जिंदगी जेल में रोएगा पाकिस्तानी एजेंट। यासीन कुछ कहना चाहते हैं? पाकिस्तान का झूठ किस तरीके से बेनकाब हुआ है। यासीन मलिक को मिली उम्र कैद की सजा इस मामले में शामिल 18 अन्य आरोपियों के लिए भी नजीर बन सकती है। चार्जशीट में बेनकाब टेरर फंडिंग के राज। Mr. Malik, you want to say something? 5 आरोप पत्र और 19 अलगाववादी नेता और उनके सहयोगी। एनआईए ने अपनी जांच के बाद इन सभी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट के सामने पेश कर दिया। सजा पर बहस पूरी हुई, यहाँ तक कह दिया कि मैं यहाँ पर रहम की भीख नहीं मांगूंगा, लेकिन जब सजा के ऐलान का वक्त आया उसके चेहरे की भी हवाइयां उड़ गई थी। आतंक के खजांची का खेल खत्म। यासीन मलिक ये वो नाम है जो 1990 के दशक में जम्मू कश्मीर का सबसे खूंखार आतंकवादी माना जाता था। यासीन मलिक का नाम पहले रुबैया सईद अपहरण कांड में सामने आया था, फिर उस पर लगे थे कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम और इंडियन एयरफोर्स के 4 अफसरों की हत्या के संगीन इल्जाम। हथियार छोड़ने के बाद यासीन मलिक ने अपने चेहरे पर शराफत का नकाब चढ़ा लिया था, लेकिन असल में वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सीक्रेट एजेंट था। वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर टेरर फंडिंग का रैकेट चला रहा था। आज एनआईए कोर्ट ने टेरर फंडिंग केस में कर दिया है उसके गुनाहों का हिसाब। चप्पे चप्पे पर चाक चौबंद सिक्योरिटी, चारों तरफ सुरक्षा बलों का घेरा और हथियार बंद जवानों से घिरा पाकिस्तानी एजेंट यासीन मलिक। जम्मू कश्मीर का अलगाववादी नेता यासीन मलिक पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं का सबसे खतरनाक मोहरा यासीन मलिक। यासीन मलिक की ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब उसे टेरर फंडिंग के मामले में आज दिल्ली की एनआईए कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। टेरर फंडिंग के केस में एनआईए कोर्ट ने यासीन मलिक को दोषी तो पहले ही करार दे रखा था। आज उसके गुनाहों की सजा भी मुकर्रर हो गई और वो सजा है उम्र कैद। आपराधिक साजिश में 10 साल की सजा, ये पहली धारा है और ये 10 साल की सजा ये बोली है। 121 देश के खिलाफ जंग छेड़ना, उसमें उम्र कैद। देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का दोषी है यासीन मलिक, दोष साबित हो चुका है और इसमें उम्र कैद की सजा मिली है। तो 120 बी में 10 साल की सजा मिली है, 121 में लाइफ इंप्रिजनमेंट उम्र कैद की सजा मिली है और 121 ए जो देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की जो धारा है उसका ही अगला हिस्सा है, उसमें 10 साल की सजा मिली है। यूएपीए का जो सेक्शन 13 है उसमें 5 साल की सजा मिली है। तो अभी तक की जो अधिकतम जो सजा इस जो अलग अलग धाराओं में देखने को मिल रही है वो है 121 देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की जो धारा है उसमें उम्र कैद की सजा मिली है और अलग अलग दूसरी धाराओं में 10 साल या 5 साल की सजा मिली है। पाकिस्तानी एजेंट यासीन मलिक को एनआईए कोर्ट ने अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए की अलग अलग धाराओं के तहत दोषी करार दिया है। एनआईए कोर्ट ने उसे टेरर फंडिंग से जुड़े 2 केस में उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि 4 मामलों में उसके लिए 10 साल जेल की सजा मुकर्रर की गई है। इसके साथ ही यासीन मलिक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
पूरी प्रक्रिया को ये देख रहे थे, सुन रहे थे। अंकित से बात करते हैं। अंकित, एक बात लोग और जानना चाहेंगे कि ये जो सजाएं हैं, कहीं 5 साल कहीं 10 साल, ये एक साथ चलेंगी या अलग अलग काटनी पड़ेगी इसको? जी, यहाँ पर जो फैसला जब सुनाया गया सबसे आखिरी में जज साहब ने वही क्लियर किया। क्या? कॉन्करेंट का मतलब आप भी समझते हैं कि जो सबसे बड़ी सजा होती है उसके साथ में सारी छोटी सजाएं एक साथ चलती हैं। और यहाँ सबसे बड़ी सजा कौन सी है? उम्र कैद की सजा। इसका मतलब ये हो गया कि जो बाकी सारी सजाएं हैं, जिसमें 5 साल है, 10 साल है, जुर्माना है, वो सारी सजाएं एक तरीके से जो सबसे बड़ी सजा है उसकी धारा उम्र कैद के साथ में चलेंगी। यानी कि यासीन मलिक को अगर हम ये कहें कि मिली है उम्र कैद की सजा और बाकी सजाएं उसके साथ चलेंगी तो कहना गलत नहीं होगा। अच्छा अंकित, एक बड़ा अहम सवाल है। आमतौर पे जो देखिए स्टेट को रेमिशन का पावर होता है, यानी उम्र कैद का मतलब जो लिखा है जहां पर, वहां पर तो मरने तक जेल में रहना होता है। लेकिन 14 साल के बाद, किसी राज्य में 20 साल के बाद राज्य सरकार के पास शक्ति होती है। अभी हमने पेरारी वलन के मामले में भी देखा कि आखिरकार 30 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इसको छोड़ दो। तो ऐसे में लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट खास तौर पर लिख देता है कि हम जब उम्र कैद लिख रहे हैं तो रेमिशन की शक्ति हम वापस ले रहे हैं सरकार से और अंतिम समय तक इसको जेल में रहना पड़ेगा। जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि ये जो है उम्र कैद की सजा, उसकी मौत तक जो है उसको जेल में बिताना पड़ेगा, तो बाकी अभी डिटेल्ड ऑर्डर सामने आएगा तब हम लोगों को उसको एनालाइज कर पाएंगे। लेकिन जो कोर्ट ने ओपन कोर्ट में जो ऑपरेटिव पार्ट था उसमें अलग अलग धाराओं में कितनी सजा हुई है, कितना जुर्माना लगाया गया, उस बात का जिक्र किया है। लेकिन इस बात का जिक्र नहीं किया है कि क्या ये जो उम्र कैद की सजा है ये उसकी मौत तक उसको जेल में रहना होगा या फिर वो जो है जैसा जिस बात का आपने जिक्र किया कि स्टेट रेमिशन पावर होती है वो स्टेट के पास रहेगी या नहीं रहेगी, यह भी जो विस्तार से जजमेंट आएगा उसमें साफ होगा। जाहिर है एनआईए कोर्ट ने अलगाववादी नेता यासीन मलिक के गुनाहों का पूरा हिसाब कर दिया है। इन सजाओं का मतलब यह है कि यासीन मलिक को अब अपनी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजारनी होगी। वो ताउम्र जेल में ही रोएगा। एबीपी न्यूज के पास कोर्ट के उस फैसले की कॉपी है जिसमें यासीन मलिक के एक एक गुनाह और उसे सुनाई गई सजाओं का पूरा ब्यौरा दर्ज है। और इस सबके बीच में शोभना ये बताना जरूरी है, एबीपी न्यूज के पास में वो जजमेंट की कॉपी है, वो जो कॉपी है जिसमें जो है यासीन मलिक को जो सजा सुनाई गई है उसका जिक्र है। और ये देखिए साफ तौर पर नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एनआईए का वर्सेस यासीन मलिक, इसी में इसके अगर हम जो ऑपरेटिव पार्ट पे जाते हैं जिसमें वकील साहब जो बता रहे हैं कि अलग अलग धाराओं के तहत, देखिए अलग अलग धाराओं के तहत कितनी सजा दी गई है उस बात का जिक्र किया गया है। और इसमें साफ तौर पर यह लिखा है कि अलग अलग धाराओं में जो सजा दी गई है वो क्यों दी गई है। आप जो मेन ऑपरेटिव पार्ट बता रहे थे उसमें क्या कहा गया है? सर फाइनली कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनते हुए इस बात पे निर्णय लिया है कि यासीन मलिक को उम्र कैद दिया जाए। 121 आईपीसी और सेक्शन 17 यूएपीए के अंदर उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है और साथ में 10 लाख रुपए का हर्जाना भी लगाया गया 17 यूएपीए के तहत। और कोर्ट ने एनआईए की इस बात को ठुकराया है कि इस केस में यासीन मलिक को मृत्युदंड दिया जाए। एनआईए कोर्ट ने जिस वक्त टेरर फंडिंग केस में अपना फैसला सुनाया तब एबीपी न्यूज के कई रिपोर्टर्स कोर्ट कैंपस के अंदर और बाहर मौजूद थे। यासीन मलिक की सजा से जुड़े हर अपडेट पर हमारी नजर थी। हम आपको बता दें कि 1990 के दशक का खतरनाक आतंकवादी यासीन मलिक आज जब कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा था तो उसकी रूह तक कांप रही थी, क्योंकि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए ने इस पाकिस्तानी एजेंट के लिए सजाए मौत की मांग कर रखी थी। ये बड़ी खबर यही है कि यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा मिली है। हालांकि अलग अलग धाराओं में अलग अलग सजा सुनाई गई है, लेकिन सभी सजाएं एक साथ चलेंगी और सबसे बड़ी जो सजा है वो उम्र कैद की सजा है। हालांकि जो जांच एजेंसी एनआईए थी उसने तो मौत की सजा की तक मांग की थी, ये कहा था कि मौत की सजा मिलनी चाहिए क्योंकि देश के खिलाफ साजिश रची है, देश का माहौल खराब करने की कोशिश की है, लिहाजा देश के खिलाफ साजिश और एक तरीके से वेजिंग वॉर अगेंस्ट द कंट्री की धाराओं के तहत मौत की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अदालत ने अलग अलग धाराओं के तहत सजा सुनाई है, किसी में 5 साल, किसी में 10 साल, लेकिन जो सबसे बड़ी सजा है वो है उम्र कैद की सजा। और साथ ही में जज साहब ने यह भी कह दिया है कि ये सभी जो सजाएं हैं कॉन्करेंट यानी सब एक साथ चलेंगी। और ऐसे में जो सबसे बड़ी सजा है उम्र कैद की सजा, तो यासीन मलिक को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से टेरर फंडिंग मामले में मिली है उम्र कैद की सजा।
तिहाड़ जेल से एनआईए कोर्ट पहुंचने के बाद यासीन मलिक को कोर्ट कैंपस में ही बने लॉकअप में बंद रखा गया था। वो उसी लॉकअप में बैठकर फैसले की घड़ी का इंतजार कर रहा था। शाम करीब 6 बजे उसे कोर्ट में पेश किया गया और फिर एनआईए के जज प्रवीण सिंह ने अपना फैसला सुना दिया। करीबन 5:30 बजे यासीन मलिक को जो है बुलाने के लिए कोर्ट स्टाफ निकलता है और जब जो कोर्ट स्टाफ यासीन मलिक को लेने के लिए वहां पर लॉकअप में जाता है, उसी दौरान जो सुरक्षा घेरा था लॉकअप से लेकर के कोर्ट रूम तक करीबन जो है 200 से 300 पुलिस के जवान और उसके अलावा जो है जो अर्धसैनिक बल थे उन सबको तैनात किया गया था। यहाँ पर उस सुरक्षा घेरे में यासीन मलिक कोर्ट रूम में पहुंचता है। जब यासीन मलिक कोर्ट रूम में पहुंचता है उस दौरान भी उसको इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि जब हमने जो है कोर्ट स्टाफ से चेक किया पता चला कि प्रिंट आउट निकल रहा है, क्योंकि डिटेल जजमेंट होता है, आप भी जानते हैं, जब तक उसका प्रिंट आउट नहीं निकलता, जज उस पर हस्ताक्षर नहीं करते, तब तक उस जजमेंट की कोई मान्यता नहीं है। लिहाजा वो प्रिंट आउट निकला, जज ने उसको देखा और उसके बाद में भी जब वो कोर्ट रूम में भी आए उस दौरान यासीन मलिक जज अगर ऐसे सामने बैठे हैं उनके लेफ्ट हैंड साइड पर सामने कुर्सी पड़ी थी, वहां पर बैठाया गया था उसको। क्यों? क्योंकि यासीन मलिक के जो परिवार वाले तो कह देते हैं देखिए उसको सम्मान नहीं मिलता, उसको आवाज़ नहीं उसकी जो सुनी जाती है, लेकिन वो अपनी दलीलें भी पेश करता है, अपनी जिरह भी करता है और जब वो खराब सेहत की बात करता है तो उसको कुर्सी भी दी जाती है। जब जज साहब आते हैं, क्योंकि वो कोर्ट का नियम है, यासीन मलिक भी खड़ा होता है और जज के ठीक सामने, जज अगर जहां पर अभी हम इस वक्त हम देख करके बातें कर रहे हैं कैमरे की तरफ, वहां पर जज बैठे हैं और सामने खड़ा होता है आकर के और जज साहब उससे कहते हैं अब हम आपको जो सजा सुनाएंगे, आप तैयार हैं? तो यासीन मलिक कहता है जी हाँ मैं तैयार हूँ। उसके बाद में यासीन मलिक को एक एक करके जो धाराओं में सजा सुनाई जाती है। एनआईए कोर्ट के जज प्रवीण सिंह ने यासीन मलिक को जब उम्र कैद की सजा सुनाई तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया था, लेकिन साथ ही उसे ये तसल्ली भी थी कि वो सजाए मौत से बच गया, क्योंकि एनआईए के वकीलों ने उसके लिए सजाए मौत की ही मांग की थी। यासीन मलिक को देश के खिलाफ जंग छेड़ने के आरोप में उम्र कैद की सजा मिली है। हालांकि एनआईए ने उसके लिए सजाए मौत की मांग की थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि एनआईए की जांच में यह खुलासा हुआ था कि वह पाकिस्तान के इशारे पर आतंकी साजिशों को अंजाम तक पहुंचाता था। कश्मीर घाटी में पत्थरबाजों तक जो पैसा पहुंचता था उसका इंतजाम यासीन मलिक और उसके गुर्गे ही करते थे। लेकिन हैरत की बात यह है कि एनआईए की गिरफ्त में आने से पहले सफेद पोश बनकर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था पाकिस्तानी एजेंट यासीन मलिक। एनआईए कोर्ट ने यासीन मलिक को राजद्रोह और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में सजा सुनाई है। यासीन मलिक आतंक का वो चेहरा है जो खतरनाक गुनाहों के संगीन आरोपों के बावजूद कुछ साल पहले तक 5 स्टार जिंदगी जी रहा था। वो खुद को कश्मीर के बड़े नेता की तरह प्रोजेक्ट करता था। श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक उसका जलवा नजर आता था, लेकिन टेरर फंडिंग के आरोपों ने उसकी मुश्किलें बढ़ा दी। यासीन मलिक पर कानून का शिकंजा तब कसा जब साल 2017 में एनआईए ने टेरर फंडिंग के मामले में ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस मामले की जांच की शुरुआत साल 2017 में उस समय की, जब एक छापेमारी के दौरान उसके हाथ साल 2015-16 में पाकिस्तान द्वारा दी गई टेरर फंडिंग की लिस्ट हाथ लगी। इस लिस्ट में शब्बीर शाह, यासीन मलिक समेत अनेक ऐसे बड़े अलगाववादी नेताओं के नाम शामिल थे जो कश्मीर के अवाम के नाम पर लड़ाई बताकर पाकिस्तान से टेरर फंडिंग ले रहे थे। एनआईए की तहकीकात में टेरर फंडिंग के सीक्रेट खेल का पूरी तरह पर्दाफाश हो गया। गहराई से जांच पड़ताल के दौरान ऐसे कई चेहरे बेनकाब हुए जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से मोटी रकम लेकर जम्मू कश्मीर की फिजाओं में आतंक का जहर खोल रहे थे। जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग के इस मामले का मुख्य मास्टरमाइंड कश्मीर का व्यवसायी जहूर वैताली था, जो कुख्यात माफिया सरगना हाफिज सईद और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एक मोहरा था। वताली के पास से जो दस्तावेज जांच एजेंसियों को बरामद हुए उसमें साफ तौर पर लिखा था कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के जरिए कितने पैसे आए, दुबई से कितने पैसे आए, आतंकवादी संगठनों के जरिए कितने पैसे आए, और सबसे बड़ी दिलचस्प बात ये कि ये पैसे इन अलगाववादी नेताओं तक कैसे पहुंचाए गए।
टेरर फंडिंग केस की जांच के दौरान अलगाववादी नेता यासीन मलिक समेत कई पाकिस्तानी एजेंटों पर एनआईए का शिकंजा कस गया और आखिरकार यासीन मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया। वो साल था 2019। यासीन की गिरफ्तारी ने कश्मीर घाटी में तूफान खड़ा कर दिया था। 2019 में जब यासीन मलिक गिरफ्तार हुआ था तब शायद उसने भी नहीं सोचा होगा कि उसकी आने वाली पूरी जिंदगी ऐसी ही सलाखों के पीछे गुजरने वाली है। उसने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि उसे उसके गुनाहों की सजा मिलेगी। तब तो वो यही समझता था कि बड़ी बड़ी तकरीरें करके जम्मू कश्मीर के भोले भाले नौजवानों को गुमराह करता रहेगा और शराफत का नकाब ओढ़कर कानून को धोखा देने में कामयाब हो जाएगा। स्टूडेंटों को कहा जा रहा है ये 300 रुपए के उड़ीद सड़कों पे निकल आते हैं। 5 साल पहले की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यासीन मलिक इसलिए भड़क रहा है क्योंकि उसे पता था कि वो पकड़ा जाने वाला है। उसे पता था कि कश्मीर के नौजवानों को पैसे देकर पत्थरबाज बनाने वाले उसके मंसूबों का पर्दाफाश होने वाला है, क्योंकि वो एनआईए की हिट लिस्ट में आ चुका था। इसलिए यासीन मलिक एनआईए को शोले का गब्बर बताने लगा था। इसी गब्बर यानी एनआईए ने यासीन मलिक के खिलाफ शिकंजा कसा और 2019 में वो एक बार गिरफ्तार हुआ तो तब से जेल की सलाखों के पीछे ही है। और अब एनआईए कोर्ट का फैसला आने के बाद यह तय हो गया है कि वो जिंदगी भर सलाखों के पीछे ही रहेगा। दिल्ली में जिस वक्त एनआईए कोर्ट का फैसला आने वाला था तब कोर्ट कैंपस के अंदर और बाहर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। दिल्ली से मीलों दूर श्रीनगर में भी सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर रखी थी। खास तौर पर यासीन मलिक के घर के आसपास सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। इस केस से जुड़ी हर खबर से आप लोगों को रूबरू कराने के लिए दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात थे एबीपी न्यूज के रिपोर्टर। कोर्ट का फैसला आने से पहले ही श्रीनगर में यासीन मलिक के घर के आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उसी दौरान कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी उस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे। देखिए, इस समय हम यासीन मलिक के घर के बाहर हैं और यहाँ पे धीरे धीरे लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया और कुछ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ पे आसपास के लोग हैं, जो यासीन मलिक के पड़ोसी हैं या उनके समर्थक हैं, वो बाहर निकलना शुरू हो गए हैं और यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद ये तस्वीरें बुधवार शाम करीब 5:30 बजे की हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्टर आसिफ कुरैशी उस वक्त यासीन मलिक के घर के नजदीक लाइव कवरेज कर रहे थे कि तभी एक तरफ से पत्थर बरसने लगे और दूसरी तरफ सुरक्षा बलों की तरफ से आंसू गैस के गोलों की बारिश शुरू हो गई। हम इस समय मैसूमा में थे और पीछे नारेबाजी भी हो रही थी। अचानक से जो यहाँ पे भीड़ जमा थी, उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी है और यहाँ पे तैनात जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान टेयर गैस मारकर अब उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन काफी भारी मात्रा में अंदर से पत्थर जो है वो फेंके जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ी संख्या में जो मीडिया कर्मी है वो अपने आप को बचाने की कोशिश में लगे हैं और यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं जो अंदर लोग हैं। अभी सिर्फ यासीन मलिक के टेरर फंडिंग से जुड़े गुनाहों का हिसाब हुआ है, लेकिन उसकी आतंक की फाइल लंबी है, जिसमें 3 दशक से ज्यादा पुराने आतंक की खूनी इबारतें भी शामिल हैं। यासीन पर 60 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिसमें आतंकवाद और कत्ल जैसे संगीन जुर्म भी शामिल हैं। मैं आपको बता दूं कि आतंक के आकाओं के साथ मिलकर यासीन मलिक ने ऐसा रहस्य लोग बना रखा था जिसका सच सामने आने में बरसों लग गए। टेरर फंडिंग के आरोपों की जांच के दौरान एनआईए ने यासीन मलिक समेत जम्मू कश्मीर में सक्रिय तमाम आतंकी मोहरों की जन्म कुंडली तैयार की थी। अलग अलग मामलों में अभी तक एनआईए की तरफ से 5 चार्जशीट दायर की गई हैं, जिनमें 19 अलगाववादी नेताओं का कच्चा चिट्ठा दर्ज है। 5 आरोप पत्र और 19 अलगाववादी नेता और उनके सहयोगी। एनआईए ने अपनी जांच के बाद
इन सभी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट के सामने पेश कर दिया। एनआईए के इस कदम ने जम्मू कश्मीर में अलगाववादी नेताओं का गढ़ कही जाने वाली हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का किला पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, क्योंकि पाकिस्तानी टेरर फंडिंग के इस खुलासे से लोगों का विश्वास उस पर से हटने लगा था। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के इस खुलासे से जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों को मिल रही विदेशी फंडिंग पर लगाम लग गई। साथ ही आतंकवादी अलगाववादी नेताओं के इस गठजोड़ ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एनआईए की जांच में ऐसे कई आतंकी मोहरों के नाम सामने आए थे जो पहले आतंकवादी थे लेकिन बाद में सफेद पोश बनकर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी कि यासीन मलिक ने आजादी के नाम पर जम्मू कश्मीर में आतंकवादी और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए दुनिया भर से फंडिंग के नाम पर पैसे लिए। आतंकवादी अलगाववादी गठजोड़ के इस खुलासे के बाद इस मामले में सामने आए महत्वपूर्ण गवाहों की सुरक्षा के लिए जांच एजेंसी ने उनके नाम न लिखकर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के कोड वर्ड के नाम पर उनके नाम रखे। जैसे गवाहों के नाम चार्ली, अल्फा, गामा, हैरी पॉटर रखे गए। जो यासीन मलिक साल 2019 तक ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, जिसे एक वीआईपी समझा जाता था, वो असल में पाकिस्तानी एजेंट था। ऐसा एजेंट जिसके हाथ इंडियन एयरफोर्स के 4 अधिकारियों के खून से रंगे हैं। उनमें से एक अधिकारी का नाम था रवि खन्ना। यासीन मलिक को सजा सुनाए जाने के बाद शहीद रवि खन्ना की पत्नी ने क्या कहा, अब आप ये भी सुन लीजिए। खून का बदला खून, और इस केस में मैं यह कहूंगी जो जजेस ने अपना मुनासिब समझा फैसला देना, वी मस्ट ऑनर दैट। ये निर्मला खन्ना है, एयरफोर्स के शहीद स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की पत्नी निर्मला खन्ना। स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना समेत 4 एयरफोर्स अफसरों की हत्या का आरोप भी यासीन मलिक पर ही है। रवि खन्ना की पत्नी निर्मल खन्ना जम्मू में रहती है। यासीन मलिक की उम्र कैद से वो खुश नहीं है। वो खून का बदला खून मांग रही है। यासीन मलिक के बाद फारूक अहमद डार उर्फ पिट्टा कराटे और शब्बीर शाह समेत कई ऐसे मोहरे हैं जिनके गुनाहों का हिसाब होना अभी बाकी है। सिर्फ आतंकी हाफिज सईद ही नहीं, बल्कि कश्मीर में सबसे ज्यादा खून खराबा मचाने वाले संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन से भी यासीन मलिक का पुराना याराना है। 80 के दशक में कश्मीर में आतंक की शुरुआत करने वालों में 2 बड़े नाम हैं, यूसुफ शाह और यासीन मलिक। यूसुफ शाह बाद में भागकर पाकिस्तान चला गया और उसने अपना नाम बदलकर सैयद सलाहुद्दीन रखा। इसके साथ ही उसने कश्मीर में खूनी जलजला मचाने के लिए हिजबुल मुजाहिदीन की नींव रखी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है।
दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।